Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5, your SST book, and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So children, let's start chapter number 12 of your book, and the name of the chapter is Conservation of Environment. So let's start the chapter. How can we conserve the environment? Before starting the chapter, let's do this exercise. Draw lines between each item and correct bin. So कौन से item में कौन सा item जाना चाहिए, कौन से box में? Here are different types of dustbins made. So this is the dustbin. These are a few of the dustbins. आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ items दिए हैं. यहाँ पे put those things in those dustbins. So here is a bottle. Our bottle is made of glass. So we will throw this bottle in this dustbin. Next is paper cup. So paper is to be put in this yellow dustbin. Plastic bottle in plastic dustbin. And the next is can. Can is made of metal, so it is to be thrown in this red dustbin. So glass को हमने green dustbin में डाला है, plastic को हमने blue में, yellow में हमने डाला paper को, और red में हमने डाला है metal को. So this was the activity and it was very interesting. Now let's start the chapter, the conservation of environment. Environment को कैसे हम conserve कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे. अभी हमने पढ़ा था in the previous chapter about the different kinds of pollution. अब pollution के बारे में हमें पता तो चल गया कि ऐसे पोल्यूशन स्प्रेड आउट होता है, लेकिन अब उस पोल्यूशन को रोकना है, हमें एनवायरनमेंट को ठीक रखना है, कंजर्व करना है. दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन. एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्या है? It is a prevention of our natural resources. हमारे जो भी natural resources हैं, जो nature ने हमें दिया है, उन सब resources को क्या करना है? Preserve करना है, means बचा के रखना है. किसके लिए बचा के रखना है? हमारे future generation के लिए, means आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है. Our environment faces many problems like pollution, climate change, global warming, water scarcity, soil infertility, loss of biodiversity. So हमारा जो environment है उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं. अब ये सारी problems आकर हो रहे हैं and other similar concerns. और इसके अलावा जो यहाँ लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं. Most of these problems arise due to human activities like industrialization. So इसमें जो बहुत सारी जो activities है वो किस वजह से हो रही हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, और अर्बनाइजेशन मीन्स जो प्लांट्स है उन्हें काट करके वहां पे नए नए घर बनाए जा रहे हैं. इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को कट किया जा रहा है. ओवर पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. तो इन सारे रीजंस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो ऊपर लिखे हैं वो हो रहे हैं. पब्लिक अवेयरनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. सो पब्लिक अवेयरनेस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में? एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए. मेजर्स शुड बी टेकन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. सो बहुत सारे मेजर्स लेने चाहिए हमें, किस लिए? कंजर्व करने के लिए. एंड टू एनकरेज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एट नेशनल, इंटरनेशनल एंड इंडिविजुअल लेवल. और बहुत सारे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हमें अपनाने चाहिए जो
कहाँ तक होने चाहिए, नेशनल लेवल पे तो होने ही चाहिए, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी होने चाहिए। हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। Now let's learn about eco-friendly practices. कौन-कौन से eco-friendly practices हमें अपनाने चाहिए? We live in an environment which consists of both living and non-living things. हम ऐसे environment में रहते हैं जहाँ पे कौन-कौन है? Living thing तो हैं, पर उनके साथ non-living things भी हैं. And we are dependent on them for our survival. और हम इन पे dependent हैं अपने survival के लिए. Therefore, we should protect them in order to maintain balance in nature. इसलिए हमें अगर नेचर में बैलेंस चाहिए तो उसके लिए हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. What do you mean by eco-friendly? You have to exemplify. So eco-friendly means जो हमारे एनवायरमेंट है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए या फ्रेंडली होने के लिए जो प्रैक्टिसेस अपनाते हैं उन्हें हम इको फ्रेंडली कहते हैं. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. दीज आर द 3 R's. ये 3 R's हैं, इन्हें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने एनवायरमेंट को इजिली बचा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. द फर्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. सो रिड्यूसिंग मीन्स choosing to use things with care and reduce the amount of waste and weight. So इन चीजों को चूज करो जिसे आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही केयर के साथ यूज करना है जिससे वेस्ट कम जनरेट. The following points explain the process very well. जो ये points हैं, let's read कैसे हमें reduce करना चाहिए. We should avoid using plastic bags. हमें जो है प्लास्टिक बैग्स को नहीं यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. यूज योर ओन शॉपिंग बैग्स और पेपर बैग्स. आप अपने या तो शॉपिंग बैग्स को यूज करें या फिर अपने पेपर बैग्स को यूज करें. We should turn on taps only when we need to use water. हमें टैप्स को तभी ऑन करना चाहिए जब हमें जरूरत हो किसी चीज की पानी. Do not let water overflow. पानी को यूं ही बहने नहीं देना चाहिए. We should switch off lights and fans when we do not need them. हमें लाइट और फैन बंद कर देना चाहिए जब हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं. Only power saving bulbs should be used as they consume less electricity. Power saving bulbs को यूज करें क्योंकि वो बिजली कम देते हैं. So children, we should buy less things. हमें कम चीजें खरीदनी चाहिए. Buy only those things which have less packaging and produce less waste. So ऐसी चीजें खरीदो जिसमें पैकेजिंग कम हो और less waste वो create करे. We should avoid using horn frequently. हमें horns को कम से कम use करना चाहिए. We should avoid driving and prefer cycling. हमें जो है ड्राइविंग को अवॉइड करनी चाहिए और ज़्यादातर हमें साइकिलिंग को प्रेफर करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज फायर क्रैकर्स. हमें फायर क्रैकर्स यूज नहीं करने चाहिए. दे कॉज बोथ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन. ये जो है नॉइज और एयर पोल्यूशन दोनों को ही क्रिएट करती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीयूज. अब हमें रीयूज कैसे करना चाहिए. रीयूज का मतलब होता है किसी चीज को फिर से यूज करना. Reusing involves the repeated use of item. तो किसी भी आइटम को रिपीट करके दोबारा से यूज करना. Part of item which still have unusable aspect. ऐसे आइटम्स जिनके aspects unusable हैं. We should reuse gifts, cover and envelopes if they are in good condition. So, ऐसे गिफ्ट्स के कवर जो अच्छी कंडीशन में हो या फिर एनवेलप्स जो अच्छी कंडीशन में उन्हें हमें फिर से रीयूज कर देना चाहिए. वी शुड अवॉइड वेस्टिंग पेपर बाय राइटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज. हमें जो है पेपर को वेस्ट करने से रोकना चाहिए. हम दोनों साइड में लिखेंगे तो पेपर वेस्ट नहीं होगा. वी शुड यूज कटलरी एंड प्लेट्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स, स्पून्स एंड फोर्क्स.
तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स या फिर स्पून्स को यूज करने से बेटर है हमें अपनी खुद की जो चम्मचें होती है, कटलरी होती है, नाइफ होता है, फोक होता है, इन सबको यूज करना चाहिए जो हम अपने घरों में यूज करते हैं. We should use refillable containers like water bottle and tin cans. So हमें जो है ऐसे कंटेनर यूज करने चाहिए जो फिर से हम रिफिल कर सकते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल्स या फिर टिन कैंस. सो ऐसे कंटेनर्स को ही यूज करना चाहिए जिसको हमने एक बार यूज तो कर लिया बट हम अब उसे रीयूज कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकल. अभी हमने पढ़ा रिड्यूस, फिर हमने पढ़ा रीयूज, अब हम पढ़ रहे हैं रिसाइकल. सो व्हाट इज रिसाइकल? फिर से किसी चीज को अपग्रेड करना. रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम एन ओल्ड वन टू प्रिवेंट इट्स वेस्टेज. तो एक पुराने प्रोडक्ट से हमने नया प्रोडक्ट बना लिया, तो वो क्या हो गया? रिसाइकलिंग. वी शुड सेल ओल्ड बैटरीज टू अ जंकयार्ड डीलर. हमारे पास जो भी ओल्ड बैटरीज है उसे हमें जंकयार्ड डीलर को बेच देना चाहिए ताकि वो उसको अपग्रेड कर सके. वी शुड dispose of garbage appropriately in biodegradable and non-biodegradable bins. So हमारे पास जो भी गार्बेज है उसे इन दोनों बिन्स के अकॉर्डिंग हमें जो है डिस्पोज करना चाहिए. Then this help in recycling, जिसकी वजह से वो रिसाइकल हो जाता है. We should use diaries, greeting cards and envelopes of handmade paper. So handmade paper के ही डायरीज या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर एनवेलप हमें यूज करनी चाहिए. वी शुड ऑप्ट फॉर रिसाइकल्ड हैंडक्राफ्ट एंड ऑर्नामेंट्स ओवर अदर. सो हमें रिसाइकल हैंडीक्राफ्ट या फिर ऑर्नामेंट्स यूज करने चाहिए दूसरों के मुकाबले. रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट हेल्प सेव लैंडफिल स्पेस बाय कीपिंग यूजफुल मटेरियल. सो ये तीनों प्रोसेस को अगर हमने फुलफिल किया, इन्हें हमने यूज किया, तो क्या होगा? हम लैंडफिल को क्रिएट होने से बचा सकते हैं. हम लैंडफिल को लेस कर देंगे और जो है बाय कीपिंग यूजफुल मटेरियल आउट, मटेरियल्स को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? लैंडफिल में हमने कम योगदान दिया. Now every year 2.4 million tons of recycled glass are used to make new bottles and jars. So ये जो ग्लास जार्स हैं, इतने ग्लास जार यूज होते हैं हर साल रिसाइकल करने के. वेस्ट टू कंट्रोल पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? There are many ways by which we can control pollution. First is controlling air pollution. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? We can control air pollution in the following ways. We should use clean fuel such as unleaded petrol or fuel with low sulfur and ash content. So हमें ऐसा पेट्रोल यूज करना चाहिए जो एक क्लीन फ्यूल हो, जैसे कि अनलीडेड पेट्रोल होना चाहिए या फिर ऐसा पेट्रोल जिसमें सल्फर या फिर ऐश कंटेंट ना हो. We should encourage people to use public transport, walk or use a cycle instead of using private cars or other vehicles. So हमें लोगों को encourage करना चाहिए कि वो साइकिलिंग करें या फिर वॉक करें या फिर प्राइवेट कार यूज करने के लिए ना वो ये सारी चीजें फॉलो करें. We should plant more trees as they remove harmful air pollutants and absorb noise. सो हमें ट्रीज को ज़्यादा प्लांट करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन को कम करते हैं और नॉइज को भी अब्सॉर्ब करते हैं. वी शुड अवॉइड बर्निंग वेस्ट एंड लीव्स इन द. सो वेस्ट और लीव्स को हमें ओपन एरिया में बर्न नहीं करना चाहिए. द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू परमिसिबल लेवल. सो इंडस्ट्रीज में जो या फिर फैक्ट्रीज में जो भी काम हो रहा है वहां से जो हार्मफुल धुआं निकलता है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर लेवल तक. इतना ही आप कर सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते. द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर द एटमॉस्फेयर फॉर पॉल्यूटेंट्स. गवर्नमेंट को जो भी पॉल्यूशन है उसको जो है देखते रहना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि वो किस अमाउंट में फैल रहा है और उसके लिए वर्क करना चाहिए.
Factories and waste disposal sites should be situated outside the city, away from residential area. So ये जो फैक्ट्रीज हैं या फिर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं, ये जो है रेसिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, जहाँ पे लोग रहते हैं उससे दूर होना चाहिए. Pollution controlling equipments should be used in factories. So फैक्ट्री में पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए to help control the emission of harmful gases in the air. हार्मफुल गैसेस को एमिशन से ये कंट्रोल करता है. सो ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने से जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. नाउ लेट्स लर्न अबाउट कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन. कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज. सो कुछ वेज दिए गए हैं. वी शुड रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग. सो फार्मिंग में हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करना चाहिए. We should prevent disposal of waste into river and sea. So river और sea में जो waste है उन्हें dispose करने से prevent करना चाहिए. We should prevent the discharge of industrial influence into river. So जो भी industrial influence है उसे जो है discharge करने से prevent करना चाहिए. We should prevent construction of coastal areas and backwaters. So हमें जो है प्रिवेंट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया या फिर बैक वाटर में हमें जो है ऐसी कोई भी चीजें नहीं करनी चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे. वी शुड ट्रीट सीवेज बिफोर रिलीजिंग इट इन द मेन ड्रेनेज चैनल. तो जो भी हमारा सीवेज है उससे पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें जो है मेन ड्रेनेज में क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए. We should prevent the use of chemical soaps and detergent in river and ponds for washing, bathing and other purposes. So पानी में हम जाके क्या करते हैं, वहाँ पे हम केमिकल्स का या फिर सोप्स का यूज करते हैं, उसे नहीं करना चाहिए. हमें जो केमिकल सोप्स है या फिर डिटर्जेंट्स हैं उन्हें जो है वहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए वॉशिंग या फिर बाथिंग या फिर और किसी पर्पस के लिए. दिस इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. यहाँ पे पानी को जो है ट्रीट किया जाता है, फिर हमारे घर तक पहुंचाया जाता है. ना कंट्रोलिंग सॉइल पोल्यूशन. अब सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन बाय द फॉलोइंग वेज. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द वेज जिसकी वजह से हम इसे कर सकते हैं. वी शुड बिल्ड कंपोस्ट पिट टू डिस्पोज ऑफ बायोडिग्रेडेबल गार्बेज. सो हमें जो कंपोस्ट पिट को बनाना चाहिए, किस लिए, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए. It increases soil fertility in the long run. तो ये soil fertility को increase करता है. We should prevent the disposal of garbage in the open. Garbage को हमें open में dispose नहीं करना चाहिए. We should have separate biodegradable and non-biodegradable bins to dispose garbage. गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए डिफरेंट बिन्स होते हैं, वो होना है हमारे पास चाहिए जिससे हम इजीली रिसाइकल कर सके चीजें को. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड अब्सॉर्ब बाय द सॉइल लाइक वेजिटेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, वो होते हैं जिसे आसानी से बैक्टीरिया जो है खत्म कर देता है और वो सॉइल उसे अब्सॉर्ब कर लेता है. जैसे कि वेजिटेबल का जो भी वेस्ट होता है वो सब जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक डू नॉट डीकम्पोज नेचुरली. अब प्लास्टिक है वो खुद से डीकम्पोज नहीं होता, तो इसलिए उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखा गया है. नेक्स्ट इज डस्टबिन्स फॉर biodegradable and non-biodegradable waste is given here. Now the next is we should set up landfill sites on the outskirts of city. So landfill sites जो भी बन रहे हैं वो city से बहुत ही दूर होने चाहिए. We should dispose of biomedical and radioactive waste under proper regulation. So proper regulations के अंदर ही हमें ये जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है इन्हें डिस्पोज करनी चाहिए. वी शुड सेट अप रिसाइकलिंग प्लांट्स टू ट्रीट गार्बेज. गार्बेज को ट्रीट करने के लिए हमें जो है रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाने चाहिए.
AI-driven predictive analytics can also be used to develop solution for controlling soil pollution. So, ये जो एनालिटिक है ये क्या करता है, ये सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, such as using drone to monitor soil condition and using sensor to detect pollutants in the soil. So ये जो है ड्रोन्स की हेल्प से जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मॉनिटर करता है और जो इसके सेंसर है वो ये बताते हैं कि सॉइल में कितने पोल्यूटेंट्स हैं. Now let's learn about conservation of biodiversity. So forest conservation. So पहले forest conservation पढ़ेंगे. Forests are vital to life on the earth. So forests are a very important part of us and they purify the air we breathe. जो भी हम air लेते हैं उसे कौन purify करता है? Forest purify करता है. Forest prevent soil erosion and flood. So forest की वजह से जो भी soil erosion है या फिर flood है ये जो है क्या होता है? Prevent होता है. They encourage rainfall and provide us with many products. So ये जो forest conservation है इसकी वजह से ये क्या करते हैं? They encourage rainfall जिसकी वजह से rainfall होता है और हम बहुत सारे products ये देते हैं forest जैसे कि timber, medicinal plants and fodder. They are also the home of many wild animals और ये बहुत सारे wild animals के home भी हैं. So that's why we should conserve forests. This is afforestation, means growing of plants. Forest conservation initiatives like urban forestry and rural forestry have been taken up by the government of India. So forest conservation के लिए बहुत सारे initiatives लिए गए हैं किसके द्वारा? अर्बन फॉरेस्ट्री और रूरल फॉरेस्ट्री के द्वारा. अर्बन फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक लैंड्स लाइक पार्क एंड रोड्स. सो अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज कहाँ पे? पार्क या फिर रोड के किनारे. रूरल फॉरेस्ट्री इंक्लूड्स एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री. सच प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन. सो ऐसे प्रोग्राम्स को आगे कैरी ऑन किया जाता है ताकि एफॉरेस्टेशन इंक्लूड हो सके और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सके. इवेंट्स लाइक द वन महोत्सव एंड एनवायरमेंट डे प्रमोट्स द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज. सो ऐसे इवेंट्स जब होते हैं वन महोत्सव या फिर एनवायरमेंट डे तो इसकी वजह से जो है जो भी ट्रीज हैं वो कंजर्व होते हैं. सो चिल्ड्रन नाउ लेट्स लर्न अबाउट wildlife conservation. So we have already learned about forest conservation. Forest को कैसे हमें बचाना चाहिए. Now we are going to read कि हमें wildlife को कैसे save करना चाहिए. We need wildlife for our survival, well-being and prosperity. So wildlife हमें क्यों चाहिए? अपने survival के लिए, अपने well-being के लिए या फिर prosperity के लिए. Rearing animals is one of the main occupation in rural area. So animals को rear करना means उनको जो है पालना, उनसे काम लेना जो है ये एक main occupation है rural areas में. We depend on them for some food, wool, hide, leather and medicines. So हम उन पे depend होते हैं इन सब चीजों के लिए. They act as means of transport and beast of burden in remote area. So ये जो है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए काम करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं एज बीस्ट ऑफ बर्डन. मीन्स हमारा जो भी भार है ये अपने ऊपर लेके जाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं. कई बार हॉर्सेस हम यूज करते हैं जो हमें भी कैरी करते हैं, हमारे सामान को कैरी करते हैं. डोंकीज, ये सारे एनिमल्स क्या हैं? हमारे बर्डन को कम करते हैं, इसलिए इन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है. वाइल्ड लाइफ हेल्प कीप द फूड चेन इन प्लेस एंड देयरबाय मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. सो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये फूड चेन को ठीक से कैरी ऑन करता है और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है. हेमिस नेशनल पार्क situated in Ladakh is the largest national park in India. So लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है जो सबसे ज्यादा बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का, with an area of
4,400 kilometer per square. Illegal hunting called poaching has endangered several animal species. So illegal hunting की वजह से बहुत सारे जो animal species है वो जो है खतरे में पहुंच चुके हैं. To protect animals, the government has set up national parks. So पहले जो है लोग शिकार पे जाया करते थे, शिकार की वजह से ये एनिमल्स जो धीरे-धीरे कम होने लगे. So इसको रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं ताकि एनिमल्स को इसके अंदर रखा जाए और वो प्रिजर्व हो सके. Some of the well-known ones are the Corbett National Park. So कुछ जो है फेमस नेशनल पार्क में से एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड केलादो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश and the Manas Biosphere Reserve in Assam. So these are a few of the national parks, reserves and sanctuaries. Wildlife conservation is also important to maintain the food chain. So food chain को maintain करने के लिए wildlife conservation भी बहुत ज़्यादा important है. अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे food chain से out हो गया, इसका मतलब कि the whole food chain is disturbed. Now let's revise what we have learned in this chapter. Environment conservation is the preservation of our natural resources for future generations. Pollution, climate change, global warming, water scarcity, soil infertility and loss of biodiversity are the results of resource exploitation. Public awareness plays an important role in environmental conservation. Reduce, reuse and recycle constitutes important eco-friendly practices. Agroforestry is a practice of raising trees and agricultural crops simultaneously. Afforestation is opposite of deforestation, the practice of planting more trees. Now let's do the question and answers. List 4 measures, each for combating air and water pollution. So air और water pollution को fight out करने के लिए कौन से 4 measures हैं that we should follow, that you have to write here. Explain any 5 ways of controlling land pollution. Land pollution को control करने के लिए you have to write down 5 ways. Why are forests and wildlife important for us? Forest और wildlife हमारे लिए क्यों important है? To maintain the food chain. This is the main point जिसके लिए ये दोनों ही हमारे लिए बहुत important है. And write down the other points that are required here. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? So biodegradable waste is the waste that can decompose on its own, that the bacteria can decompose and the soil can absorb. But non-biodegradable waste is that waste that cannot decompose on its own. So the example of biodegradable waste is vegetable peels and non-biodegradable waste is plastic waste. So children, you have to answer the questions like this. And I hope that you have understood the chapter. You have to read the chapter again and then answer the questions. So children, I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.